आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। तो ये जनरल इसका सर्किट डायग्राम है हमारे पास। ओके, ये वाला सर्किट डायग्राम एक बार देखिए। सबसे पहले देखो आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। सो ट्रांजिस्टर जो होता है वो जब एम्पलीफायर की तरह काम करता है तो आपको पता है वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है, कॉमन इमिटर। मैंने आपको बताया था कि एज एन एम्पलीफायर यूज करना होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इमिटर वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जो इनपुट करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर की होती है और जो आउटपुट करंट होती है वो मिली एम्पियर की होती है। तो लगभग 1000 गुना एम्पलीफिकेशन हो जाता है, इसलिए एज एन एम्पलीफायर हम कॉमन इमिटर को यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार सिर्फ एक ट्रांजिस्टर यूज करने से हमने इनपुट पे कोई सिग्नल दिया और हमें आउटपुट में एम्पलीफाई होके मिल गया, लेकिन हमें और ज्यादा एम्पलीफिकेशन करना है, उसको और ज्यादा बढ़ाना है। तो हम क्या करते हैं, बैक टू बैक 2 ट्रांजिस्टर जोड़ देते हैं और उनको जो जोड़ने का काम होता है वो हम आर और सी से बना हुआ सर्किट यूज करते हैं। मतलब उसमें रेजिस्टेंसेस भी होते हैं और उसमें कैपेसिटर्स भी होते हैं। सो इनकी हेल्प से हम 2 ट्रांजिस्टर को जोड़ देते हैं, या फिर यूं कहो कि 2 एम्पलीफायर को जोड़ देते हैं। तो इस स्टेज में जो हमारा एम्पलीफायर होता है वो मल्टी स्टेज हो जाता है। यहाँ पर जो अपन एग्जांपल ले रहे हैं ये वाला सर्किट, ये डबल स्टेज है। अब डबल का मतलब आप समझ चुके हो कि हम कितने एम्पलीफायर यूज करेंगे, 2। सो यहाँ पर देखो ये T1 है विच इज ट्रांजिस्टर नंबर 1, ये T2 है विच इज ट्रांजिस्टर नंबर 2। आप देख पा रहे हो कि इनका जो ग्राउंड टर्मिनल है वो इमीटर है। ओके, दिस इज E, दिस इज B एंड दिस इज C। इसका भी ये C हो जाएगा, यहाँ पे ये B हो जाएगा और ये E हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है। सप्लाई अपन को ध्यान है कि अपन VCC देते हैं। मैंने आपको बायसिंग के अंदर सेल्फ बायस वाला पढ़ाया था, सेल्फ बायस, ओके, या फिर इमीटर बायस। सो उसका सर्किट डायग्राम थोड़ा सा याद कीजिए। उसमें हम R1, R2, RL और यहाँ पर RE, तो ये 4 रेजिस्टेंस हमारे पास हुआ करते थे। तो ये जो 4 रेजिस्टेंस है इनका काम प्रॉपर बायसिंग का होता है। और बायसिंग का मतलब क्या है, ये मैंने इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है कि क्यों रिक्वायर्ड होती है। सिमिलरली दूसरे ट्रांजिस्टर में भी देखो R1, R2, RL और RE, ओके, ये बायसिंग के लिए होता है। ओके, T1 ट्रांजिस्टर नंबर 1 है, T2 ट्रांजिस्टर नंबर 2 है। और कौन सा फीचर है, ये देखो इनपुट हमने दिया है V1 और फिर देखो यहाँ पर V2 हमको मिला है। सो V2 क्या है, ट्रांजिस्टर 1 से मिलने वाला आउटपुट। और यही जो आउटपुट हमें ट्रांजिस्टर नंबर 1 से मिल रहा है वो ट्रांजिस्टर नंबर 2 के इनपुट का काम करेगा। सो देखो इसके B टर्मिनल और इसके E टर्मिनल, और हमें पता है B एंड E के बीच में हम क्या लगाते हैं, इनपुट लगाते हैं। तो पहले का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम कर रहा है। उसके बाद हमें लास्ट में आउटपुट मिलेगा ये। सो हमारा मेन इनपुट है ये और हमारा मेन आउटपुट है ये। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर और ये हमारा हो गया सेकंड स्टेज। अगर हमें एम्पलीफायर और भी अच्छा चाहिए या एम्पलीफिकेशन और भी ज्यादा चाहिए तो हम इसके आगे से आगे और कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर है CC। तो ये CC क्या कर रहा है, ट्रांजिस्टर नंबर 1 को ट्रांजिस्टर नंबर 2 से कपल करने का काम कर रहा है। सो मैंने आपको बता दिया था कि कपल, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ एम्पलीफायर वाले वीडियो में, कि कपलिंग कैपेसिटर जो होता है उसका काम क्या होता है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज को कपल करने का काम होता है। ओके, यहाँ पर एक और कैपेसिटर आपको देखने को मिल रहा होगा CE। तो कई बुक्स में आपको ये CE मिलेगा और कई जगह आपको नहीं मिलेगा। सो इस CE का काम क्या होता है कि देखो जो आउटपुट में हमको सिग्नल मिलता है, अब हमने देखा कि B और E टर्मिनल में तो हमने दिया है इनपुट और C और E में हम ले रहे हैं आउटपुट। ओके, सो जो E टर्मिनल है वो बेसिकली आउटपुट से भी जुड़ा हुआ है और इनपुट से भी जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है कि आउटपुट पे मिलने वाला सिग्नल इस RE, इस रेजिस्टेंस के थ्रू उस आउटपुट का कुछ पोर्शन वापस इनपुट में चला जाता है, क्योंकि वो इनपुट से जुड़ा हुआ है। सो यहाँ से वो रेजिस्टेंस के थ्रू, इस RE के थ्रू कई बार वो इनपुट में चला जाता है और उसे बोलते हैं हम फीडबैक। फीडबैक का पूरा चैप्टर है नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरा फीडबैक के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे होता है और क्यों जाता है और क्यों इसकी नीड होती है कई बार। लेकिन यहाँ पर हमें इसकी नीड नहीं है। सो हम ये नहीं चाहते कि आउटपुट से मिला हुआ सिग्नल वापस इनपुट में चला जाए, इसलिए हम आउटपुट पे जो मिलने वाला सिग्नल है यानी E टर्मिनल जो है उसके साथ साथ एक कैपेसिटर CE अटैच कर देते हैं और ये CE काम करता है बाईपास का। बाईपास का मतलब जो सिग्नल E में होके जा रहा है वो RE में से होकर ना जाए, वो किस में से चला जाएगा, CE में से चला जाएगा, ताकि वो हमारा जो फीडबैक है उसको बचा ले। अब ये फीडबैक RE के थ्रू ही क्यों होता है ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ओके, सो ये जो फीडबैक होता है वो नेगेटिव फीडबैक होता है। नेगेटिव फीडबैक क्यों होता है,
क्योंकि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप चेक करोगे तो हमें जो इनपुट सिग्नल मिलता है वो पॉजिटिव में होता है और जो आउटपुट हमको मिलता है उसके आगे नेगेटिव साइन होता है। आप आईबी और आईसी का पॉजिटिव नेगेटिव साइन उसमें चेक कीजिएगा ट्रांजिस्टर वाले चैप्टर में, जब मैंने साइन कन्वेंशन आपको पढ़ाया था। सो कॉमन इमीटर के लिए आप देख लेना कि आईबी की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आती है और आईसी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आती है, विच मीन्स कि हमने जो सिग्नल दिया पॉजिटिव में वो हमें नेगेटिव होके मिल रहा है। और कोई चीज पॉजिटिव से नेगेटिव होके मिलती है तो हमको उसको बोलते हैं कि उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, पाई का है या फिर 180 डिग्री का है। सो यहाँ से क्या हो रहा है कि जो आउटपुट सिग्नल है अगर वो वापस इनपुट के पास चला गया तो वो माइनस में चला जाएगा। अब सपोज आउटपुट में आपने इनपुट में दिया +5 वोल्ट, ओके, और एम्पलीफाई होके आउटपुट में आपको मिला -10, है ना। माइनस साइन तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो फेज चेंज हो चुका है। पर अगर ये वापस चला गया तो वापस जाके इस -10 का सपोज करो -2 हिस्सा इस RE के थ्रू वापस इनपुट पे चला जाता है, तो ये +5 और -2 कितना हो जाएगा, +3। तो आपका इनपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। इस वजह से इस RE के नेगेटिव फीडबैक क्यों किया इसने, क्योंकि इसने माइनस सिग्नल भेजा है इनपुट के पास में, जो कि इनपुट वाले वोल्टेज को घटा रहा है। इस वजह से इसको रोकना है। खैर ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो CE कैपेसिटर होता है ये नेगेटिव फीडबैक को रोकने का काम करता है। अब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखते हैं। सो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर नॉर्मली ये रेंज होती है, ओके। 30,000 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी जो होती है उसे हम हाई फ्रीक्वेंसी मानेंगे और 300 से कम वाली को हम लो फ्रीक्वेंसी रेंज मानेंगे। मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो कपलिंग कैपेसिटर होता है वो तो शॉर्ट सर्किट होता है, और जो अनवांटेड कैपेसिटर होते हैं, अनवांटेड का मतलब आपको मैंने बताया था कि N, P और N में ये जो जंक्शन के बीच में बने हुए कैपेसिटर होते हैं इन्हें हम अनवांटेड बोलते हैं। ये मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में ओपन होते हैं। आप वो वीडियो देख लीजिएगा प्रीवियस वाला। सो इस कंडीशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा सा बनता है। ये मैंने सिंप्लीफाइड लिया है, ये भी प्रीवियस लेक्चर में आपको दिख जाएगा। सो सिंप्लीफाइड के अंदर हमारे पास यहाँ इनपुट होता है, फिर HIE है, फिर HFEIB है और फिर लोड रेजिस्टेंस। यहाँ हमारा ट्रांजिस्टर खत्म हो जाता है, लेकिन जहां हमारा पहला ट्रांजिस्टर खत्म हो रहा है वहीं से हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर स्टार्ट हो रहा है। सो जो दूसरे ट्रांजिस्टर का इनपुट है, अब देखो इस तरह से ये पहले वाले का इनपुट था, तो पहले वाले की इनपुट में हमारे पास क्या होता है, HIE। उसी तरह से जो दूसरे वाले ट्रांजिस्टर होगा उसके इनपुट में भी क्या होता है, HIE। पर दूसरे का इनपुट और पहले का आउटपुट एक साथ ही जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाते हैं। ठीक है, ये जो डॉटेड वाला पार्ट होता है यहाँ हमें आउटपुट मिलता है। सो बेसिकली RL के सिरों पर जो पोटेंशियल होगा, विच इज सपोज करो V2 बोल देते हैं, वही HIE के सिरों पर होगा, क्योंकि जो RL पे मिला है आपको आउटपुट वही तो दूसरे ट्रांजिस्टर के पास इनपुट के रूप में जाएगा, और दूसरे ट्रांजिस्टर का इनपुट किस पे होगा, HIE के अक्रॉस। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये देखो, ये आपने HIE लिया है तो HIE के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होता है उसे आप क्या नाम देते हो, इनपुट का नाम देते हो। तो यहाँ HIE के अक्रॉस क्या है, V2 है, तो V2 को हम क्या कहेंगे, दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए इनपुट का काम करेगा। तो पहले का लोड रेजिस्टेंस और दूसरे का इनपुट रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में हो जाते हैं। सो यहाँ पर इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन की होने की वजह से हम इन दोनों को मिला के बोलते हैं इफेक्टिव लोड। लोड का बेसिकली काम क्या होता है, आउटपुट देने का, मतलब उसके सिरों पर हमें जो भी वोल्टेज मिलता है उसे हम आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं। पर यहाँ दो पैरेलल में हो गए तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस अलग मिलता है और उसे हमने नाम दे दिया ZL। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं आपको पता है, 1/ZL हो जाएगा RL और HI। ओके, सो यहाँ से हमें इक्वेशन 1 मिल जाएगी। इसके बाद आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो होता है -HFEIB इंटू ZL। तो देखते हैं ये कैसे आया है। सिर्फ आउटपुट वाला सर्किट देखिएगा ना, वापस ड्रॉ कर रही हूँ। ये यहाँ पे हमें मिल रही है करंट HFEIB। ओके, अब इन दोनों को हटा के, किसको, RL और HIE को हटा के हम क्या लगा सकते हैं, सिर्फ एक लगा सकते हैं ZL, है ना, क्योंकि ZL हमने निकाले इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन से। अब इस सर्किट में कोई आपसे पूछे कि अब हमें पता है यहाँ पर और यहाँ पर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2, और वही हमारा आउटपुट वोल्टेज है। सो इस लूप में करंट फ्लो होगी। सो करंट हमारे पास कितनी है सर्किट में, HFE इंटू IB, और ये ऐसे जाके ऐसे फ्लो होगी। ठीक है,
लेकिन हमारा जो सिंबल होता है, आप ध्यान हो तो आपको आई भी अपन ऐसे लेते हैं, तो करंट जो है लोड रेजिस्टेंस में ऊपर से जानी चाहिए, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सो हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस होता है यहाँ पर आरी, क्योंकि अगर हम लेते हैं सपोज ये कुछ बीच में सर्किट है, सो इधर हमारी इनपुट करंट जा रही है और वो जाने के बाद यही इनपुट आगे ब्रांचेस में कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट होके बाद में ऐसे निकलनी चाहिए, यानी कि जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है वो उसमें ऊपर से आनी चाहिए, जबकि हमारे पास जो सर्किट डायग्राम बन रहा है वो किसमें जा रही है, नीचे से होकर जा रही है। सो इस वजह से हम माइनस साइन एक्स्ट्रा लगा देंगे, बट दैट इज नॉट एन इशू। सो इस सर्किट में आपसे कोई पूछे कि ZL में से होकर जो करंट जा रही है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, HFE इंटू IB। सो किसी प्रतिरोध के अंदर R के अंदर करंट आई जाती है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, IR। तो बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखो I और ये हो गया R, नेगेटिव साइन का मैंने समझा दिया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसी तरह से अगर हम इनपुट वोल्टेज देखें तो इनपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखो इनपुट वोल्टेज हमारा क्या है, ये रहा हमारा इनपुट वोल्टेज, ये IB करंट है। IB करंट किस में से होकर जा रही है, HIE रेजिस्टेंस में से। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही क्या होगा, VI होगा। सो IB इंटू HIE, सो ये देखो HIE इंटू IB हमारा इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। सो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला आप जानते ही हो क्या होता है हमारा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ये हम पहले ट्रांजिस्टर के बाद जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं, ओके। यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सिंगल स्टेज की ही बात कर रहे हैं। हालांकि सिंगल और डबल जो दूसरा ट्रांजिस्टर है वो इसके साथ अटैच्ड है, इसलिए उसका इनपुट हमने कंसीडर कर लिया है। सो V2 बाई V1 की वैल्यू रख देंगे 2 और 3 से, ओके। ये वैल्यू रख दी है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा IB से IB और हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। यहाँ AVM का मतलब है V फॉर वोल्टेज, A का मतलब गेन और M का मतलब मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल में डिराइव करवाया हुआ है, आप वहां पर देख लीजिएगा। ये वैल्यू GM होती है, सो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, GM हो जाएगी और फॉर्मूला आ जाएगा इक्वेशन नंबर 5 से। ये ZL की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में मिली हुई थी, आप वीडियो बैक करके देख लेना। जो ZL की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये मिला था हमको ZL, ठीक है। तो यहाँ से HIE से HIE कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, नीचे से HIE कॉमन ले लो नीचे वाले से ना, तो ब्रैकेट में हमको ये मिल जाएगा और ये HFE और HIE का रेशो अभी अभी ऊपर बताया था GM के इक्वल होता है। तो इक्वेशन 7 हमको मिल गया वोल्टेज गेन का फॉर्मूला। फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट 180, क्यों, क्योंकि आपको आउटपुट की जो वैल्यू है वो देखो उसमें नेगेटिव साइन मिल रहा है और हम जानते हैं AVM क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना। और ये वैल्यू आपको कैसी मिल रही है, नेगेटिव, यानी कि V2 बराबर माइनस का इनटू जो भी इनपुट आपके पास है V1। यहाँ माइनस में कुछ ना कुछ वैल्यू है GM RL अपॉन 1 वो वॉटेवर, बट V2 की वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस का V1, यानी अगर इनपुट आपने पॉजिटिव दिया है तो आउटपुट आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। यानी दोनों के बीच में 180 का फेज डिफरेंस है। माइनस का मतलब होता है 180 का। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि E की पावर आयोटा पाई कितना होता है, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, तो साइन पाई तो हो जाता है 0 और कोस पाई कितना हो जाता है -1। तो -1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ कितना एंगल बना, 180, इसलिए फेज 180 हो जाता है। ये बात हुई हमारे मिड फ्रीक्वेंसी की। अब हम बात करते हैं लो फ्रीक्वेंसी की। लो फ्रीक्वेंसी में प्रीवियस लेक्चर में देखिएगा कपलिंग कैपेसिटर की वैल्यू होती है फाइनाइट, लेकिन जो अनवांटेड होते हैं, जो यहाँ बीच में लगते हैं, पैरेलल में लगते हैं, वो होते हैं ओपन। ओपन का मतलब उनको हटा देना है, उस ब्रांच में कुछ भी नहीं रखना है। सो इस तरह का सर्किट डायग्राम बनेगा। सो कपलिंग कैपेसिटर का काम क्या था, फर्स्ट स्टेज को सेकंड स्टेज से कपल करना। तो फर्स्ट स्टेज आपकी कहाँ खत्म होती है, लास्ट एलिमेंट होता है RL, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले का इनपुट क्या होता है, HIE, है ना, दूसरे ट्रांजिस्टर का इनपुट होगा HIE। तो RL और HIE के बीच में हमने लगाया है CC विच इज कपलिंग कैपेसिटर, ओके। ये दोनों को कपल करने का काम कर रहा है, यानी यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो CC के थ्रू होके HIE में से जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास इस टाइम पे सर्किट डायग्राम है, प्रीवियस से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें तो CC भी नहीं था। सो सेम प्रोसेस इसके लिए करते हैं। इनपुट पोटेंशियल जो प्रीवियस केस में था वो ही लिया है मैंने, लेकिन लोड रेजिस्टेंस इस बार चेंज हो जाएगा। अब आप जल्दी से इसमें एक बार लोड रेजिस्टेंस देखो क्या होगा। इसमें क्या होगा, HIE और CC, ये बनाती हूं मैं डायग्राम। ये तो हो गया हमारा HFE IB, ओके। उसके बाद आप देखो ये आ रहा है हमारा RL, यहाँ आ रहा है CC और यहाँ आ रहा है HIE, ओके। ये हमारा लूप कंप्लीट हो गया। अब आप खुद देखो कि HIE और CC सीरीज में है, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन
आर एल के साथ पैरेलल में है। आप देख पा रहे हो, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो। ए और बी के बीच में इफेक्टिव लोड अगर निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो सीसी और एच आई ई सीरीज में होंगे और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आर एल के पैरेलल में होगा। सो कैसे लगाएंगे ये देखो, क्योंकि आर एल के साथ पैरेलल में है तो 1/RL आ गया, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो सीसी और एच आई ई का सीरीज, तो एच आई ई और कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपको पता होगा 1/j⍵c लिया जाता है। सो 1/j⍵c हमारे पास आ गया कैपेसिटर का, तो दोनों सीरीज में हो गई इसलिए डायरेक्टली ऐड कर दिया, और इनका सीरीज आरएल के साथ पैरेलल में था इसलिए 1 किया है। ओके, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सीसी डबल लिखा हुआ है, इसका मतलब एक सी ऊपर है, नीचे सब्सक्रिप्शन में है सी, विच इज कपलिंग कैपेसिटर। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ZL की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सी कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 की है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 9। अब VAB क्या है, तो देखो इसमें यहाँ पर A पॉइंट है और B पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल अब कितना होगा। सो पोटेंशियल की वैल्यू देखो क्या निकाली है, HFEIB इंटू ZL। कैसे आई है, इसमें ध्यान से देखो, वापस ये वाला लूप मैं यहाँ पर बना देती हूँ। तो अब हमारे पास हो गई करंट का तो हो गया HIB, और तीन रेजिस्टेंस कौन कौन से, RL, CC और HIE, सबको मिला के हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया ZL, ठीक है, और इसी के अक्रॉस हमें बाहर क्या मिल रहा है, यहाँ सॉरी ये हमने लगा दिया ZL, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें करंट कितनी जाएगी, करंट कितनी जाएगी हमारे पास इस ZL में से, अगर जा रही है HFE इंटू IB, तो इसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वही पोटेंशियल को हमने क्या नाम दिया है, यहाँ पर VAB नाम दिया है। तो जब ये वाली करंट, सपोज दिस इज I, ZL में से पास हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, I इंटू ZL हो जाएगा। सो सिंपली ये रही हमारी करंट I और ZL हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमें V2 निकालना है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि VAB और V2 में डिफरेंस क्या है। ये एक बार ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है VAB, जबकि V2 है यहाँ पर HIE के सिरों पर V2 मिल रहा है। आप देखो VAB और V2 सेम नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ रहा है। अगर ये कैपेसिटर यहाँ नहीं होता तो हम कह सकते थे कि VAB और V2 बिल्कुल बराबर होंगे, लेकिन बीच में कैपेसिटर एलिमेंट आ गया इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा। सो हमने जो वैल्यू निकाली है वो VAB की निकाली है, लेकिन आउटपुट पे हमें VAB नहीं चाहिए, आउटपुट पे हमें क्या चाहिए, V2 चाहिए। तो इस VAB की हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा कि जो HIE है ना, HIE के सिरों पर हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो HIE के सिरों पर है वही हमें V2 के रूप में मिलेगा। तो इस HIE में से सपोज करो करंट जाती है I2, क्योंकि हमें इसके सिरों पर पोटेंशियल निकालना है। अब ये देखो, अगर HIE है, इसमें से करंट जा रही है I2, और कोई पूछे आपसे कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, तो आप क्या करेंगे, HIE को सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, I2 से। अब हमारा काम है I2 को निकालना। तो सबसे पहले V2 की डेफिनेशन देखो, ये देखो V2 की डेफिनेशन मैंने लिखी है HIE इंटू I2। माइनस साइन आपको समझ में आ रहा होगा क्यों लिया है, क्योंकि करंट ऊपर से आनी चाहिए, जबकि हमने I2 को क्या माना है, नीचे से, और नीचे से जाने का रीजन है क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन नीचे से आ रही है, तो इसका कुछ पोर्शन यहाँ चला जाएगा, फिर कुछ पोर्शन यहाँ चला जाएगा। सो हमें I2 नीचे से मिलेगी, जबकि एक्चुअल में हम ऊपर से लेना चाह रहे हैं करंट, क्योंकि ऊपर से एंटर हुई थी ना करंट ऐसे, तो उसी का कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होकर वापस ऐसे निकल जानी चाहिए करंट। लेकिन अब निकालें कैसे, अब I2 कैसे मिलेगा। सो आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें, ओके, I2 का कैलकुलेशन करते हैं, ओके ठीक है। सो ये देखो, ए पॉइंट को ध्यान से देखो, ठीक है, ये पॉइंट ए है हमारा जो सीसी के जस्ट पहले है। देखो दूसरा पॉइंट बी है, क्या इस बी को यहाँ पर भी लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। सो अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर मिला दूं तो ये ए और बी हो गए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल भी कितना है, VAB, और इनके बीच में जो करंट है वो कितना, एलिमेंट क्या क्या मिल रहे हैं, देखो ए से कनेक्टेड है CC और यहाँ पे कनेक्टेड है HIE। जो I2 इस HI में से होकर जा रही है, आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ खत्म है, आगे कोई सर्किट नहीं है, ठीक है। सो यही I2 हमारे पास कहाँ मिल रही है, इसके अंदर से वापस निकल रही है CC में से, ठीक है। सो यहाँ पर मैं वापस एक सर्किट बनाती हूँ। अब देखना ना, ये CC है और ये HIE है,
और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके बीच का पोटेंशियल है VAB और यहाँ से करंट जाती है I2 और वो करंट वापस CC में से निकल जाती है I2। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो I2 करंट है वो HIE और CC के सीरीज कॉम्बिनेशन से जा रही है। सीरीज कॉम्बिनेशन से जाने का मतलब है, क्या हम ये रिलेशन लिख सकते हैं कि I2 की वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस विच इज VAB और A और B के पोटेंशियल डिफरेंस और A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना होगा HIE प्लस CC का रेजिस्टेंस कितना होता है J ओमेगा C है ना, 1/J ओमेगा C। डायरेक्ट सीरीज में है इसलिए अपन ने इनको ऐड कर दिया। तो ये देखो I2 की वैल्यू अपन ने क्या ली है VAB और HIE और ओमेगा वाला जो C वाला था वो क्या था सीरीज कॉम्बिनेशन में था, है ना। हमको ऐसे मिला था ना, यहाँ पर VAB मिला था और फिर यहाँ पर था हमारा CC और यहाँ पर था हमारा HIE। तो ये दोनों क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सीरीज में डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो ऐड होने की वजह से HIE प्लस 1/J ओमेगा CC लिखा है। नीचे देखो J ओमेगा जो J है वो नीचे है, जैसे अपन 1/आयोटा को माइनस आयोटा लिख सकते हैं वैसे ही अपन 1/J को माइनस जेओटा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जेओटा इस्तेमाल अपन इसलिए करते हैं क्योंकि हमने आई का इस्तेमाल करंट के लिए किया है और कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम आयोटा के लिए आयोटा की जगह जेओटा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जे जब ऊपर जाएगा तो माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो मैंने माइनस का लिखा है और J/ओमेगा CC हो जाएगा। इसका एलसीएम ये एज इट इज है। VAB की वैल्यू हमने निकाली हुई है इक्वेशन 10 से, तो ये वाली वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दी। और इसके बाद V2 का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि V2 जो लास्ट में है HIE के सिरों पर अपन ने निकाला था वहां से आया था। अब हमें क्या मिलेगा V2 के अंदर वैल्यू पुट करते हैं I2 की, तो देखो ये I2 है, सो I2 का मान अपन को ये मिला था, ये उठा के एज इट इज यहाँ पे पुट कर देते हैं तो इक्वेशन नंबर 12 अपन को मिल जाएगी। ओके हाँ, इक्वेशन नंबर 12 अपन को मिल जाएगी। अब हम निकालते हैं वोल्टेज गेन और वो हमारा क्या होता है V2/V1। सो V2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 12 से मिली है और V1 की वैल्यू आप ऊपर देख लेना, ये हमको V1 की वैल्यू मिली थी। तो यहाँ जो टर्म कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो, HIE से IE कैंसिल, IB से IB कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे अपन को मिल जाएगा। ZL की इक्वेशन नंबर 9 से आप देख लेना, ये ZL था हमारा, ये वाला, ये ZL की वैल्यू मिली थी इक्वेशन नंबर 9 में, आप चेक कर लेना। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर अपन करते हैं तो हमको देखो ये पूरा पार्ट, ये ब्रैकेट वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन हमको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये अगर इस टर्म में से देखो हमने क्या किया है, इस टर्म में से अगर HIE प्लस RL बाहर ले लिया जाए, कॉमन ले रही हूं मैं HIE प्लस RL, तो HIE प्लस RL की जगह क्या आ जाएगा 1 और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या हो जाएगा HIE प्लस RL का डिवाइड करना है, तो ये हमने यहाँ पर कर दिया डिवाइड। तो हमें जो ब्रैकेट के बाहर मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा माइनस का HFE RL अपॉन HIE प्लस RL कॉमन ले लिया था और ब्रैकेट में ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म। सो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में हमको मिला था AVM की, आप चेक कर लेना, मैं एक बार करवाई देती हूँ आपको। ये देखो, ये देखो AVM है, ये वैल्यू हमको मिली है राइट, HFERL और विद नेगेटिव साइन, तो ये हमने वहां पर पुट कर दिया, ठीक है। इसकी जगह हमने AVM पुट कर दिया और हमें ये वैल्यू मिल गई। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में हमारे पास ये वाला टर्म देखो, मैग्नीट्यूड में माइनस साइन नहीं लेते तो हमने माइनस साइन हटा दिया, HFERL ले लिया। और अगर आपको ध्यान हो तो x प्लस आयोटा वाई अगर कोई टर्म होती है, सपोज ये z है और हमें कहा जाता है इसका मैग्नीट्यूड, तो हम इसका मैग्नीट्यूड में क्या लेते हैं √(x² प्लस y²। वैसे ही रियल पार्ट हमारे पास HIE प्लस RL है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या होता है जेओटा का कोफिशिएंट, जेओटा का कोफिशिएंट क्या है 1/ओमेगा CC, तो इसका स्क्वायर कर दिया अपन ने, ठीक है। सो ये वैल्यू हमको मिल गई। इसमें से HIE प्लस RL बाहर ले लो, तो बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर के साथ बाहर आएगा, तो देखो जब स्क्वायर भी है और रूट भी है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होके बाहर कितनी पावर आएगी, एक ही पावर आएगी, और उस एक पावर के अलावा अंदर क्या बच जाएगा, इसकी जगह तो आ जाएगा 1 और इस वाले पार्ट में ये वर्ड हो जाए, ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। डिवाइड हमने कर दिया। अगेन हम जानते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी होती है AVM होती है और रूट के अंदर हमारे पास ये वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 15।
अब फेज कितने का होगा? इस कंडीशन में देखो फेज होता है पाई प्लस थीटा एल होता है। ऐसा क्यों किया? तो देखना एक बार कि जो एवीएम था उस एवीएम में एक माइनस साइन तो हमको मिला हुआ था और मैंने तब बता दिया था कि माइनस साइन का मतलब कितने का फेज होता है। सो 180 फेज तो रहेगा ही रहेगा। तो ये पाई तो उस माइनस साइन की वजह से आ रहा है और बताया था आपको ई की पावर जेओटा पाई होता है वो। ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये देखो एवीएल में एवीएम है, उसमें एक नेगेटिव साइन आ गया, उसकी वजह से 180 हो गया। नीचे देखो 1 माइनस जेओटा, 1 माइनस जेओटा। सो अब फिर से मुझे देखने को बताइएगा, जब हमें पास x प्लस आयोटा वाई होता है और इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं, है ना? इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? आर ई की पावर आई थीटा, ठीक है? जहां आर की वैल्यू क्या होती है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये जो होता है ई की पावर आई थीटा में, ये थीटा फेज होता है और इस थीटा की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं? टेन थीटा होता है वाई अपॉन एक्स। ठीक है, आई होप ये आपको ध्यान हो। ध्रुवीय फॉर्म जिसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। सो यहाँ पर आपके पास माइनस साइन है। जब माइनस साइन होता है इसका मतलब एक्स माइनस आयोटा वाई है हमारे पास। सो देखो अगर x माइनस आयोटा y है तो उसको भी हम क्या लिखेंगे? आर ई की पावर माइनस आई थीटा लिखा जाता है। ठीक है, जब माइनस होता है तो आर ई की पावर माइनस टा। हाँ, आर की वैल्यू सेम होती है। आर की वैल्यू क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आता है। सो क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस साइन है तो एक माइनस तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और एक जब हम इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस ये जो भी सेकेंड पार्ट है इसका स्क्वायर और उसके साथ में क्या आएगा? ई की पावर माइनस जे इंटू थीटा। ठीक है, माइनस जे इंटू थीटा आएगा और ये ई की पावर माइनस जे थीटा जब ऊपर जाएगा किसके साथ में? एवीएम के साथ में मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? एवीएम इंटू ई की पावर माइनस जे थीटा। अब मैं आपको थोड़ा सा स्पेस में लिख के समझाती हूँ। सो ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा? एक तो एवीएम आ जाएगा और एक ई की पावर प्लस जे थीटा हो जाएगा, है ना? नीचे माइनस था तो ऊपर जाते प्लस हो गया। अब इसमें एक माइनस साइन भी है, ठीक है, और इसमें एक जो माइनस साइन है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ई की पावर क्या लिखते हैं अपन? उसको जे इंटू पाई लिखते हैं। यहाँ पे जो माइनस था उसमें अपन क्या लिखा था? जे पाई लिखा था। तो टोटल फेज डिफरेंस हमारे पास कितना हो जाएगा? पाई प्लस थीटा हो जाएगा। ओके, इस वजह से ये देखो पाई प्लस थीटा एल। एल का मतलब लो फ्रीक्वेंसी रेंज में एक्स्ट्रा फेज आ गया थीटा का और वो ऐड क्यों किया है वो मैंने रीजन आपको समझा दिया, क्योंकि नीचे 1 माइनस जेओटा में है और वो ऊपर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और थीटा एल की वैल्यू क्या होती है? टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, है ना? इमेजिनरी कंपोनेंट अपॉन रियल कंपोनेंट। तो वो देखो एक बार, ये देखो ये हमारे पास क्या है? इमेजिनरी कंपोनेंट था और ये सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं देखते हैं, रियल में देख लेते हैं, बिना उसके बिना मैग्नीट्यूड निकाले देखते हैं। ये देखो यहाँ पे है ना, ये रहा 1 अपॉन ओमेगा सी सी एच आई ई आर एल और एक्स कंपोनेंट क्या है? 1 ही है। सो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का फॉर्मूला लगाया है, ये देखो 1 अपॉन ओमेगा सी सी एच आई ई प्लस आर एल। ठीक है, लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि ये वो वैल्यू होती है जिस पर गेन अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स रह जाता है, यानी जिस पे गेन जो है वो मिड फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो पिछली बार हमको ग्राफ ये मिला था, ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ करती थी, है ना? और ये मैक्सिमम किस रेंज में मिलती थी हमें? मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में। तो ए मैक्सिमम वही है जो ए वी एम यानी कि मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में आपको मिला है। सो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज गेन का 1/√2 टाइम जब हो जाएगा ए बाई वी एल तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको अपन डिनोट करते हैं सपोज ओमेगा एल, यानी ये वो फ्रीक्वेंसी है सपोज जिसपे हमें जो गेन है वो मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स मिल जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 15, ये 15 इक्वेशन आप चेक कर लेना, 15 इक्वेशन से अपन को यही मिला है। मैं दिखा देती हूँ आपको इक्वेशन नंबर 15 एक बार। ये देखो इक्वेशन 15 है ना, ये इक्वेशन 15 मैंने एज इट इज लिखी है नीचे। चलो ये हमने लिख ली और यहाँ पर अपन क्या करेंगे? अब वो फ्रीक्वेंसी जिस पर हमें एवीएल की वैल्यू एवीएम का √2 टाइम्स मिल जाती है, यानी इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? एवीएम अपॉन √2 जो यहाँ पर मिला हुआ था अपन को। ठीक है, इस जगह। सो राइट साइड में एज इट इज रहने दो, लेकिन मैंने राइट साइड में थोड़ा सा चेंज किया है। देखो मैंने क्या चेंज किया है? मैंने कहा था कि जब एवीएल की वैल्यू
AVM का √2 टाइम्स रह जाएगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी हम उसे ओमेगा एल से डिनोट करेंगे। तो जब अपने लेफ्ट साइड में ये रखा तो राइट साइड में जहां पर भी ओमेगा है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, ओमेगा एल रख देंगे, ताकि ओमेगा एल की वैल्यू हमें मिल जाए। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म से ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, इनको उल्टा कर दो तो ये √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये रूट भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। फिर दोनों साइड में अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने से अपन को ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इस 1 को इस साइड ले लो तो 1 आ जाएगा, इसको उल्टा कर दो, सॉरी ओमेगा एल को इधर ले लो तो ओमेगा एल का स्क्वायर में इधर आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड में फिर अंडर रूट ले लो तो पावर दोनों की चली जाएगी और हमें ओमेगा एल की वैल्यू ये मिल जाएगी। हम जानते हैं ओमेगा कितना होता है, 2 पाई एफ, तो ओमेगा एल के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एफ एल, और यहाँ से हमको मिल जाएगी वैल्यू एफ एल की, और ये कहलाती है लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। नाउ इक्वेशन नंबर 14 आप चेक कर लेना, ये सेम इक्वेशन हमें इक्वेशन नंबर 14 में मिली थी, एज इट इज है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, ये हमको मिला है, इस ओमेगा की जगह हमने रख दिया 2 पाई एफ। ठीक है, अभी हमने रख दिया 2 पाई एफ। इसको हम लिख सकते हैं, ये इस एफ को छोड़ दो, है ना, इस एफ को छोड़ दो तो 1/2 पाई सी सी एच आई ई प्लस आर एल। जल्दी से देखना एफ एल के एक्सप्रेशन देखो, 2 पाई सी सी एच आई ई प्लस, यानी रिमेनिंग पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस एफ को छोड़ के बाकी जगह हमने क्या रख दिया, एफ एल रख दिया। तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये भी आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आता है कि ये प्रूफ करो आप रिलेशन। ठीक है, मैग्नीट्यूड में देखें तो मैग्नीट्यूड में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने बताया था x प्लस आयोटा वाई का रूट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस फेज शिफ्ट क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है tan इनवर्स y कंपोनेंट विच इज दिस वन, x कंपोनेंट विच इज 1, तो हमारे पास फेज शिफ्ट ये हो जाएगा। ओके, और टोटल फेज शिफ्ट कैसे निकालते हैं, 180 में ऐड करना है, 180 में अपन को ऐड करना है, तो 180 में मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। होल्ड ऑन, हाँ ये देखो 180 में ये फेज शिफ्ट अपन ने ऐड कर दी। इसके बाद हम बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की। सो हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे पास, अगर आपको ध्यान हो तो हाई फ्रीक्वेंसी में हमारे पास कपलिंग कैपेसिटर जो होता है वो तो शॉर्ट सर्किट होता है, लेकिन जो अनवांटेड होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। सो यहाँ पर हम इस बार देखो अनवांटेड कैपेसिटर को लगाएंगे इस जगह। ये देखो कपलिंग कैपेसिटर कहीं नहीं लग रहा है, लेकिन ये सीडी आ गया। ऑल्दो ऐसा का ऐसा ही सीडी यहाँ पर भी होता है, लेकिन अपन अपना जो इंटरेस्ट है वो कहाँ है, पहले के आउटपुट पे और दूसरे ट्रांजिस्टर के इनपुट पे। तो हम केवल इस वाले सीडी को यहाँ पर देख रहे हैं। इसकी वजह से जितना लॉस होना होगा वो आके इनपुट पे अपन को मिल जाएगा, उसको अपन फिलहाल कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले के जो आउटपुट पे हमको मिलेगा उसका इस सीडी की वजह से कितना लॉस होके आगे जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ देखो बाकी सब कुछ चीजें सेम है। सो इस बार जो ZL होगा वो क्या क्या होगा, RL, HIE और CD, इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये देखो ZL यहाँ से निकाल लिया, तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया और सॉल्व कर लिया, तो इक्वेशन नंबर 23 अपन को मिल गई। सेम V1 की वैल्यू वही है, V2 की भी वैल्यू वही है, और वोल्टेज गेन हमने यहाँ से निकाल लिया है। H का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के लिए होगा, IB से IB कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन ये आ जाएगा। ZL की जो वैल्यू हमें इससे पहले मिली है जस्ट इसी वाले टॉपिक में, वो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे। तो ये ZL की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, HIE से HIE कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमें वोल्टेज गेन की वैल्यू मिल जाएगी। HIE और RL को कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने के बाद इस पूरी जगह मिलेगा 1 और इसके अंदर हो जाएगा ये डिवाइड। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन में HFE और RL और नीचे HIE प्लस RL, ये मिलके क्या बनेगा, हमारा AVM बनेगा, जैसा अभी वाले केस में किया था, इससे पहले वाले केस में। सो मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो क्योंकि ये टर्म जेओटा के साथ था तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रूट आ गया है ना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। इस कंडीशन में फेज शिफ्ट में 180 में से माइनस होगा। अब माइनस क्यों होगा, उसका रीजन देखो, क्योंकि यहाँ पे जेओटा प्लस में है। ठीक है, तो नीचे क्या होगा, एक्स प्लस जेओटा वाई है, तो इसको हटा के क्या लिखेंगे, आर ई की पावर प्लस जे इंटू थीटा। पहले क्या था, माइनस था तो माइनस जे थीटा लगेगा, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा, लेकिन ये जब प्लस वाली पावर ऊपर जाएगी तो ऊपर जाते वक्त ये क्या हो जाएगी, माइनस का जे थीटा। अब ये जो माइनस है इसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना होता है, 180, और यहाँ पे माइनस का थीटा है तो 180 में से थीटा माइनस करना पड़ेगा हमको इस बार। ओके, सो ये देखो फेज शिफ्ट में से 180 में से हमने माइनस कर दिया और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स, ये y कंपोनेंट और ये x कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट हमने लिख दिया। ओके,
उच्च अर्धशक्ति आवृत्ति, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो सेम वही कंसेप्ट है कि जब इस पे वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 रह जाए या फिर मिड फ्रीक्वेंसी गेन का 1/√2 रह जाए। इक्वेशन नंबर 29 से आप देख लेना कि AVH की वैल्यू इक्वेशन 29 में ये मिली हुई थी, और इस कंडीशन में जो ओमेगा होगा उसको हम ओमेगा H से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके इक्वल रखेंगे। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, दोनों साइड में स्क्वायर करके ऊपर ले जाएंगे। तो ये वाली सिंपल सी कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, यहाँ से ओमेगा H की वैल्यू हमें मिल जाएगी और हम FH की वैल्यू भी निकाल लेंगे। जैसे ही हमें FH की वैल्यू मिलेगी, राइटिंग इक्वेशन नंबर 28 अगेन, तो वीडियो बैक करके आप देख लीजिएगा। ये इक्वेशन नंबर 28 हमको मिली थी, उसमें अगर इस ओमेगा को छोड़ दो तो बचा हुआ टर्म देखो यहाँ पे, सॉरी ये वाला टर्म अपन को मिला था, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस ओमेगा की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2πf। ये देखो यहाँ पे अपन ने रख दिया 2πf, है ना। अब यहाँ पर देखो FH की वैल्यू, इस F को छोड़ दो, सिर्फ इस F को छोड़ दो और इस J को छोड़ दो, रिमेनिंग टर्म देखना ना, 2π, ये रहा 2π, CDHIERL और ऊपर क्या है HIE प्लस RL, और हमारे एक्सप्रेशन में नीचे क्या है HIE प्लस RL, यानी हमें ऊपर जो FH है उसका बिल्कुल उल्टा यहाँ पर मिल रहा है, इनवर्स मिल रहा है। इनवर्स मिलने की वजह से अगर हम F के टर्म में रखेंगे, सो ये देखो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या है, 1/FH है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिल जाएगी वो देखो ये मिल जाएगी, और या फिर हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ये बिना विदाउट मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगी। फेज शिफ्ट मैंने आपको बता दिया था कि माइनस होता है, और इस टेन जो थीटा है वो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट होता है। सो ये y कंपोनेंट हो जाएगा, तो f/FH आ गया। और ये वाला ग्राफ बिल्कुल जो कल वाले लेक्चर में, सॉरी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लो फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये उल्टा है, यहाँ पे FL आएगा ना, ये FL है और ये FH है, ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर गेन अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाता है, और ये मिड फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो ग्राफ अपन को, ये वाला ग्राफ तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस वाज ऑल RC कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर।